अच्छा भाई, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट जेएस इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक का पहला टॉपिक, ठीक है, पहला सेशन। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हम इसमें? ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जेएसएक्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके अलावा रिएक्ट जेएस में राउटिंग क्या होती है, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, ऑकवर्ड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे, वो सब हम रिएक्ट पढ़ते वक्त हम सब करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में फीचर्स क्या होती हैं रिएक्ट के। ठीक है, रिएक्ट काम कैसे करता है, गूगल के ट्रेंड में कहाँ पे आता है, किस नंबर पे, वो सब हम आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिएक्ट है क्या। ठीक है, रिएक्ट है क्या, रिएक्ट आपके पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क आपने दो लफ्ज़ सुने होंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है? सर लाइब्रेरी वो है, मतलब कि रिएक्ट हमारे को जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी अलग अलग किस्म की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे वर्क को इजी करने में हेल्प करती है। अच्छा, और फ्रेमवर्क होता है जो कि फ्रेमवर्क क्या होता है आप मैं बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क आपके पास दोनों आपने इस्तेमाल कहीं ना कहीं किए होंगे। फ्लटर, ठीक है, HTML CSS पढ़ा है आपने तब किया होगा। बूटस्ट्रैप आपने इस्तेमाल किया है। ठीक है, सबने कॉमन बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप आपके पास फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क हमारे पास, फ्रेमवर्क में हमारे पास एक फ़्लो चल रहा होता है और उसी फ्लो में हमने रह के काम करना होता है। ठीक है, मतलब एक भी चीज़ हम आगे पीछे नहीं कर सकते। जिस तरह एक्सप्रेस हमारे पास फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क में हम एक एक चीज़ जब एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो एक एक चीज़ हम फ्लो में करेंगे। ठीक है, पहले आपने इंस्टॉलेशन करनी है, इस तरीके से बाकी चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो एक फ़्लो में चल रहा होता है। जिस तरह कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपने सुबह उठना है, फिर नाश्ता करना है, फिर आपने काम पे जाना है, फिर दोपहर का खाना खाना है, इस तरीके से एक फ़्लो चल रहा है। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो करते हैं लेकिन फिर वो उसके ऊपर चल नहीं सकते। ठीक है, जो रात रात उनकी सुबह होती है और सुबह उनकी रात होती है, तो वो वाला अलग तरीका है। ठीक है, उसमें कुछ लोग आते हैं। ठीक है, कुछ परसेंट लोग आते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो होता है, आपके पास जो है ये अपना फ्लो जिसमें चल रहा होता है वो फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, तो आपके पास बूटस्ट्रैप जिस तरीके से आपके पास फ्रेमवर्क है। अब लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स आप इस्तेमाल करोगे, दोनों चीज़ें आपको कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, आपने बूटस्ट्रैप, आपके पास बूटस्ट्रैप में भी आपको कंपोनेंट्स मिल रहे होते हैं बने बनाए। ठीक है, इसी तरीके से लाइब्रेरी में भी आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी सी वो होती है कि आप उसमें खुद से चेंजेस कर सको। ठीक है, खुद से चेंजेस कर सको, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से सेट कर सको, तो वो आपके पास लाइब्रेरी होती है। ठीक है, डिफरेंस यही है कि आपको फ़्लो नहीं, इसमें फ़्लो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और आपके पास जो है फ्रेमवर्क में आपके पास फ़्लो होता है। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस आपके पास क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, अब रिएक्ट जेएस है क्या। अब रिएक्ट जेएस आपके पास यूआई बनाने के लिए काम आता है फ्रंट एंड पे। ठीक है, ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़, मतलब कि आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, कोड ओपन सोर्स है तो इसमें आप नई चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ओपन सोर्स ये भी होता है कि आपको फ्री में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ओपन सोर्स का एक ये भी मतलब होता है कि एक फ्री में आपको कोई सॉफ्टवेयर मिल रहा है तो वो ओपन सोर्स है। ठीक है, या उसमें आप डेवलपमेंट साइड पे आपको चेंजेस कर रहे हो तो वो भी आपके पास ओपन सोर्स है। ठीक है, अच्छा, ये क्या मैनेज और डेवलप किसने किया है, फेसबुक ने इसको डेवलप किया, और मैनेज भी इसको फेसबुक ही कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अच्छा, फीचर्स क्या हैं। फीचर्स में आपके पास ये कुछ फीचर्स आ रहे हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है, इसमें आपके पास JSX आ जाती है। JSX क्या होगी हम आगे जाके देख रहे हैं, सब चीज़ें कंपोनेंट्स आते हैं। वन वे डेटा बाइंडिंग आती है, वर्चुअल डॉम आता है, सिंप्लिसिटी है, परफॉर्मेंस है, तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। ठीक है, वर्चुअल डॉम हम आगे देख रहे हैं सब चीज़ें। ठीक है, तो पहला है हमारे पास JSX है क्या, JSX है जावा स्क्रिप्ट XML। ठीक है, मतलब कि आपने HTML इस्तेमाल की है। ठीक है, HTML का ही सिमिलर है ये JSX। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है आपके पास, मतलब कि आपके पास इमेज में आपके पास क्लोजिंग टैग नहीं होता था। ठीक है, लेकिन आप उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग होता था, अगर आप स्लैश लगाओ या ना लगाओ वो आपके पास HTML में चल जाता था। लेकिन यहाँ पे JSX में ये नहीं चलता, आपके पास स्ट्रिक्ट है, तो आपको स्लैश भी लगाना ज़रूरी होता है, चाहे BR हो चाहे आपके पास इमेज हो, इसमें आपके पास लगाना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम एग्जांपल अभी आगे देखेंगे। जो स्टैंड अलोन टैग्स होते हैं जो कि क्लोज नहीं होते हैं, उनमें
सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं ना, जिस तरीके से इमेज है, अगर आपके पास इमेज का टैग है, इमेज के टैग के अंदर आपके पास ये पूरा HRC करके इस तरीके से चाहिए, आप इस तरीके से क्लोज कर देते हो। ये सिलेक्ट अगर आप नहीं लगाओगे ना JSX में, तो वो आपको एरर देगा कि आपके पास मसला है, ठीक है। तो ये JSX है, ठीक है। तो JSX आपके पास सिमिलर टू HTML है आपके पास, कि HTML जिस तरीके से लिखते हो आप सेम वैसे ही JSX भी लिखते हो। आपको JSX अगर इस्तेमाल करनी है तो आप फाइल का नाम जो एक्सटेंशन है उसको .js से उसको आप .js से उसको JSX कर दोगे, तो उसमें आप आराम से HTML लिख सकते हो, मतलब कि JSX लिख सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स आपके पास जो वेबसाइट में आपके पास जितना भी काम हो रहा है आप उसको शॉर्ट चीज़ों में डिवाइड कर देते हो, पार्टीशन बना देते हो, ग्रुपिंग कर देते हो, ठीक है। तो वो आपके पास कंपोनेंट बन जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेज है, पेज में आपके पास डिटेल्स आ रही हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। ऊपर आ रहा है स्लाइडर आ रहा है, इसी तरीके से नीचे फुटर आ रहा है, नैप बार आ रहा है, ये सब चारों चीज़ें चार पाँच चीज़ें मिला के आपके पास एक पेज बनता है, ठीक है। तो उस पेज में जो 4-5 चीज़ें आ रही हैं उसको आप अलग से एक फाइल में रख देते हो, या आपके पास एक फंक्शन बन जाता है, तो वो एक कंपोनेंट बन जाता है। यहाँ पे हम उसको फंक्शन कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। फंक्शन आपने इस्तेमाल किए हैं वैसे ही फंक्शंस बनते हैं, लेकिन वो आप उसके अंदर हम JSX रिटर्न कर रहे होते हैं, मतलब कि आपके पास फ्रंट एंड रिटर्न हो रहा होता है उसके अंदर, तो आपके पास वो फंक्शन कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास इस तरीके से कुछ, ठीक है। मतलब वेबसाइट को आप ब्रेक कर रहे हो छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। हाँ, और कंपोनेंट्स का दूसरा काम ये होता है वो रीयूजेबल होते हैं, मतलब कि आपने एक कंपोनेंट बना दिया नैप बार का, ठीक है। नैप बार आपने अलग फाइल में रख दिया, अब आपने जहाँ जहाँ नैप बार इस्तेमाल करना है बस आप उसके नाम कॉल करोगे, फंक्शन जिस तरीके से कॉल करते हैं हाँ उस तरीके से आप डायरेक्ट कॉल कर दोगे, तो फंक्शन आपके पास कॉल हो जाएगा और उस पेज पे भी सेम आपके पास आ जाएगा। आपको दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सही है। तो JSX मैंने आपको बताया, जावास्क्रिप्ट प्लस HTML आपके पास होती है JSX। क्लियर है भाई? सर ये X क्यों हो गया? उसको जरा ऑरेंज होना चाहिए था, HTML का ऑरेंज वाला। JSX क्या है? इट अलाउज यू टू राइट HTML लाइक सिंटैक्स डायरेक्टली इन जावास्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप HTML जिस सिमिलर होती है तो आप जावास्क्रिप्ट में HTML लिख सकते हो, तो वो आपके पास है, ठीक है। रिएक्ट डज नॉट अंडरस्टैंड HTML बट इट अंडरस्टैंड JSX, ठीक है। HTML आपके पास रिएक्ट नहीं समझती, रिएक्ट क्या समझती है आपके पास? JSX समझती है, ठीक है। JSX लुक्स लाइक HTML बट इट इज़ नॉट HTML, ठीक है। तो HTML नहीं है ये, JSX है, ठीक है। तो आपने इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर ही रहना है, सही है। तो JSX आपके पास HTML की तरह होती है लेकिन HTML नहीं है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स आर रीयूजेबल पीस ऑफ कोड, सही है। तो आप उसको दोबारा बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब आपने इनको ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, ठीक है, अलग अलग। तो आप जब उसको मिलाते जाते हो तो आपके पास पूरी वेबसाइट बनती जाती है, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक इस तरीके से क्या है, ठीक है। ईच कंपोनेंट कैन मैनेज इट ओन कंटेंट, प्रेजेंटेशन एंड बिहेवियर। मीन्स कि आप जब अपना एक कंपोनेंट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने फुटर बनाया, तो फुटर के अंदर जितनी भी स्टाइलिंग होगी वो उस फुटर की स्टाइलिंग उसी की कंपोनेंट के पास होगी। वो अपनी फुटर की स्टाइलिंग खुद ही देख रहा होगा, उसके अंदर कंटेंट क्या आएगा वो खुद ही देख रहा होगा, प्रेजेंटेशन मतलब किस तरीके से दिख रहा है, फिर एंड में वो खुद ही उसके पास होगा। इसके अलावा उसके पेरेंट कंपोनेंट के पास उसका कोई उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे दिख रहे हो वो आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। घर से कोई माँ बाप आपको तैयार करके नहीं भेज रहे अभी, तो वो चीज़ है, ठीक है। या आपको बोलेंगे तो अभी आप कुछ चेंजेस तो करोगे नहीं, तो वो चीज़ है, सही है। कंपोनेंट्स के बाद ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बिल्डिंग ब्लॉक आपको एग्जांपल की तरह दिखा दिया है, ठीक है। एक कंपोनेंट है, आप उसको बार बार इस्तेमाल करो। जिस तरीके से आपके पास कार्ड्स होते हैं, एक कार्ड आप एक ही दफ़ा बनाते हो, उसको कॉल करते वक्त आप उसके ऊपर मैप करके एरर फंक्शन चला देते हो, ठीक है। तो आपके पास वो मैप हो जाता है, एक ही फंक्शन आपके पास बार बार इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। वन वे डेटा बाइंडिंग। अब वन वे डेटा बाइंडिंग क्या है? वन वे डेटा बाइंडिंग ये है कि एक ही तरफ से आपका सारा फ्लो चल रहा है, ठीक है। डेटा एक ही साइड से फ्लो कर रहा होता है, तो वो वन वे डेटा बाइंडिंग होता है। मतलब आप पेरेंट कंपोनेंट से
चाइल्ड कंपोनेंट में तो डेटा भेज सकते हो, लेकिन चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में दोबारा डेटा नहीं भेज सकते। जैसे आपके घर वाले अगर आपको कुछ सुना दें तो आप सुन लेते हो, लेकिन आप सामने से सुना नहीं सकते। तो इसी तरीके से आपके पास ये वन वे डेटा बाइंडिंग है, मतलब पेरेंट से आप डेटा भेज सकते हो, मतलब आपको जायदाद अब्बा की मिलेगी, आपकी जायदाद अब्बा को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब पेरेंट से चाइल्ड में डेटा इस तरीके से प्रॉप्स के थ्रू हम यहाँ पे भेज रहे होते हैं, ठीक है। सही है। तो डेटा फ्लो बिटवीन कंपोनेंट्स इसी तरीके से होता है। तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम इसी तरीके से डेटा भेजते हैं। सही है, क्लियर है भाई? हाँ, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं और एक पेरेंट से मल्टीपल चाइल्ड में आपके पास डेटा फ्लो कर सकता है, ठीक है। वर्चुअल डॉम। अब वर्चुअल डॉम क्या है? आपने HTML में डॉम इस्तेमाल किया होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डॉम क्या होता है? डॉम आपके पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जिसके ज़रिए आप मैनिपुलेशन कर रहे होते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। मतलब कि आपके पास जब डेटा आता था, ठीक है, आपने एक मरतबा वेबसाइट रेंडर हो गई तो उसके अंदर चेंजेस होती थी, तो वो आप मैनिपुलेशन करते थे आप डॉम के थ्रू, ठीक है। मतलब आपने इस्तेमाल किया होगा जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्लास, ठीक है। इस तरीके से आपने HTML में चेंजेस करी होंगी जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो वो आपके पास डॉम होता है, ठीक है। डॉम आपके पास, ठीक है, क्लियर भाई? डॉम आपके पास है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसकी मदद से आप HTML की सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, मेथड चेंज कर सकते हो, इवेंट लगा सकते हो, तो उसके जरिए आप एक्सेस करते हो, ठीक है। तो डायनामिक कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट को डॉम के थ्रू, ठीक है। तो आपके पास एक डॉम होता है। अब डॉम यहाँ पे हमारे पास है वर्चुअल डॉम। अब डॉम और वर्चुअल डॉम में फ़र्क क्या है? जब आपके पास डॉम में आपके पास मैनिपुलेशन आप कुछ करते थे तो आपने पेज रिफ्रेश करना पड़ता था कहीं ना कहीं, या आपके पास वो डेटा बाद में जाके रीलोड होता था इस तरीके से, तो आपके पास ऊपर पेज रीलोड होता था। तो डॉम में आपके पास HTML में वो होता था। अब वर्चुअल डॉम क्या है? वर्चुअल डॉम आपके पास क्या है? रियल डॉम की एक कॉपी है, ठीक है। रियल डॉम जो है आपके पास, रियल डॉम आपका HTML वाला डॉम, ठीक है, वो डॉम है आपके पास, उसकी एक कॉपी बना लेता है वर्चुअल डॉम आपके पास रिएक्ट में, रिएक्ट। तो वर्चुअल डॉम आपके पास एक कॉपी बन जाती है। जब भी चेंजेस होती हैं तो पूरी वेबसाइट आपके पास रिलोड नहीं करनी पड़ती है आपको, उसके अंदर सिर्फ जहाँ पे चेंजेस हुई है वही कंपोनेंट आपके पास रिलोड होता है सिर्फ, ठीक है। तो वर्चुअल डॉम आपके पास ये है। वर्चुअल डॉम इज़ द मिरर कॉपी ऑफ द एक्चुअल डॉम, इज़ फास्टर टू मैनिपुलेट, ठीक है। मतलब आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, जो चेंजेस करोगे वो ऑन टाइम चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। रिलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। रिएक्ट कंपोनेंट, रिएक्ट कंपेयर्स द चेंजेस बिटवीन बोथ डॉम एंड कैलकुलेट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू अप्लाई दूस चेंजेस। मतलब कि आपके पास जो भी मैनिपुलेशन आपने की है, रिएक्ट अपने हिसाब से उसको हैंडल करता है कि कब चेंजेस करनी है और किस वक्त करनी है और क्या चेंजेस करनी है, ठीक है। वर्चुअल डॉम से रियल डॉम, ठीक है। मतलब आपके पास दो पेपर हैं, आप एक पेपर में चेंजेस करोगे और दूसरे पेपर में आपने जब चेंजेस करनी है तो आप कंपेयर करोगे उसमें पहले से चेंजेस मौजूद हैं या नहीं है। या दो फाइल्स हैं आपके पास, दो फाइल में आपका डेटा है, आपके पास 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, आपने पहली फाइल में आपने एक 11वें स्टूडेंट का डेटा रखा, फिर आप कंपेयर करोगे दूसरी फाइल से कि उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं और कौन से वालों को ऐड करना है। तो इस तरीके से आपके पास रिएक्ट भी डॉम को कंपेयर कर रहा होता है, ठीक है, वर्चुअल डॉम को रियल डॉम के साथ, ठीक है। आपने अगर HTML इस्तेमाल किया है तो आप वहाँ पे एक लाइव सर्वर इस्तेमाल करते थे। तो लाइव सर्वर क्या करता था? लाइव सर्वर आपके पास रियल टाइम चेंजेस दिखा रहा होता था, लेकिन आपने एक्सटेंशन इस्तेमाल की थी तब, वरना आप क्या करते थे? पेज रिलोड करते थे फिर जाके चेंजेस होती थी। या अगर आपने टू डू लिस्ट बनाई है, ठीक है, आप वहाँ से डिलीट करना चाह रहे हो, फिर आप रिफ्रेश करते थे इस तरीके से, कहीं ना कहीं आपने किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव सर्वर नहीं इस्तेमाल हो रहा होता, यहाँ पे खुद ब खुद चेंजेस होती रहती हैं, सही है। तो दिस प्रोसेस ensures that only the necessary changes are made to the actual DOM, leading to better performance, especially in complex or frequent updated UIs। मतलब कि आपके पास ये इस चीज़ को फोकस करता है कि आपके पास रियल डॉम बार बार चेंज ना हो, बार बार अपडेट ना हो, ठीक है। एक ही दफ़ा वो अपडेट हो जाए और उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो वर्चुअल डॉम में आपके पास
जिस चीज़ में चेंजेस होती हैं वही अपडेट होती है, ठीक है। बाकी पूरी वेबसाइट रिलोड नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक मरतबा वेबसाइट को लोड करोगे तो आपके पास 50 इमेजेस हैं, 50 इमेजेस लोड होने में टाइम लेंगी, तो दोबारा रीलोड करोगे दोबारा टाइम लेंगी। या कोई आपने एक और ऐड करी, अब आपने देखना है कि भाई आपके पास एक और ऐड हुई, तो वो कैसे देखोगे, रीलोड करोगे पेज, तो उसमें मसला होगा। आपके पास वेबसाइट फिर से 10-12 सेकंड लगी रीलोड होने में, और आपको पता है HTML में किस तरीके से लोड होकर इमेजेस आ रही होती हैं। तो यहाँ पे वो काम नहीं होता, यहाँ पे फ़ौरन आ जाती है। बस पहली दफ़ा आपके पास जो होगा वो पहली दफ़ा आपके पास लोड होगा, दूसरी दफ़ा आपके पास लोड नहीं होगा, ठीक है। डेटा चेंज होगा उसको रिलोड करेगा, सिर्फ दो, जहाँ डेटा चेंज होगा, जहाँ पे मैनिपुलेशन होगी, वही आपके पास सिर्फ चेंजेस होंगे, ठीक है। सिंप्लिसिटी, एक लफ्ज़ में आपको पता है कि सिंप्लिसिटी होती क्या है, इजी टू लर्न, मतलब आसानी से आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। इजी टू लर्न अलग है, सिंप्लिसिटी की बात कर रहा हूँ, उसके नीचे लिखा हुआ है इजी टू लर्न। परफॉर्मेंस, आपके पास लाइट वेट होती है लाइब्रेरी, आपके पास डज नॉट टेक टाइम टू रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आपके पास फ़ौरन रिस्पॉन्स आ जाता है, तो आपको टाइम नहीं लगता। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें। अब रिएक्ट वर्क किस तरीके से करती है, ऑल दीज इंडिविजुअल ब्लॉक्स आर कॉल्ड कंपोनेंट। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि हर आपके पास वेबसाइट में जो भी आपके पास पार्ट होता है वो एक कंपोनेंट की तरह हम ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। कंबाइनिंग ऑल दीज कंपोनेंट्स क्रिएट अ वेब पेज, इन सबको कंबाइन कर देते हैं तो आपके पास एक वेब पेज बन जाता है, ठीक है। तो कंबाइनिंग ऑल दीज कंपोनेंट्स क्रिएट अ वेब पेज, आपके पास एक वेब पेज बना देता है, ठीक है, क्लियर है। अब नैप बार इस तरीके से है, नैप बार में आपके पास और मल्टीपल कंपोनेंट्स है, बटन है, इस तरीके से ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक नैप बार है तो नैप बार एक ही कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट्स है। जिस तरीके से लिंक्स वो अलग कंपोनेंट हो गया, आपके पास लोगो आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये कंपोनेंट्स हैं, सही है जी। So if we want to change our header navbar, we does not need to change whole website and does not need to reload our page। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब चेंजेस होंगी तो पेज रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास खुद ही चेंजेस आपके पास दिख जाएंगी UI पे अपडेटेड। एग्जाम्पल, if a person is reading an article blog and click on a button to read article on next page, the whole website does not need to be reloaded, just the component where the article is will get changed। मतलब कि आप जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो हेडर का सेशन साइड पे आपके पास जो डोर है वो और जो नीचे बटन है वो आपके पास कुछ चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ चेंजेस होंगे तो वो आर्टिकल के अंदर चेंजेस होंगे जो आपने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, गूगल ट्रेंड्स की बात करें तो आपके पास यहाँ पे रिएक्ट, एंगुलर और व्यू, आपके पास रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, एंगुलर आपने शायद पढ़ा है, वेब का फ्रेमवर्क है, और सर्च टर्म में आपके पास व्यू, ठीक है, व्यू भी आपके पास है एक चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से इन तीनों की कंपैरिजन में रिएक्ट आपके पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और सर्च रिज़ल्ट गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से भी रिएक्ट आपके पास ज़्यादा है। आप चाहो तो आप अपने पास गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, गूगल ट्रेंड्स की एक वेबसाइट है, वहाँ जाके आप तीनों को कंपेयर कर सकते हो, आपके पास यही रिज़ल्ट आएगा। ये 2024 का है, ठीक है, तो आपके पास लेटेस्ट भी आपको मिल जाएगा, तभी भी आपके पास ग्राफ यही होगा तकरीबन, ठीक है, क्लियर है भाई। अच्छा, ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम आ रहे हैं इंस्टॉलेशन पे कि रिएक्ट की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, ठीक है। रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आप जाएंगे रिएक्ट की वेबसाइट पे, और रिएक्ट की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। हम इसमें वीड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रिएट रिएक्ट ऐप हम पहले कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके पास रिएक्ट जो है, पहले आपके पास इसी कमांड से आप ऐप क्रिएट करते थे, अब आया है आपके पास वीड। तो वीड आपके पास एक पैकेज आपके पास है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम उसके ऊपर भी जाएंगे, पहले हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से अपनी रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, हम क्रिएट रिएक्ट ऐप आप सर्च करेंगे वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर जाके आप क्रिएट रिएक्ट ऐप सर्च करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट में आप गेट स्टार्टेड करोगे, आपके पास यहाँ पे आपके पास कमांड दिख रही है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और माई ऐप। अच्छा, रिएक्ट की ऐप हम क्रिएट कैसे करते हैं, आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप सर्च करना है गूगल पे, आपके पास वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे क्विक स्टार्टेड में आपके पास यहाँ पे कमांड दिख रही है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और माई ऐप। अब माई ऐप क्या है,
माई ऐप आपकी जो ऐप का नाम होगा, जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे। बाकी आपके पास पूरी कमांड ऐसे ही चलनी है, ठीक है। npm अभी नहीं करेंगे हम, npm एक्सलेटिस के लिए, ठीक है। npm भी कर सकते हो आप, लेकिन npm आपको पहले ग्लोबली करना पड़ेगा। अच्छा जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टॉलेशन। तो आपने cmd खोलना है पहले, ठीक है। आपका फोल्डर होगा, फोल्डर में आप सारा काम करेंगे, इधर उधर मत करना कि एक आप डाउनलोड्स में बना रहे हो, एक आप डॉक्यूमेंट्स में बना रहे हो, एक डेस्कटॉप पे बना रहे हो। तो एक ही आपने फोल्डर रखना है जिसके अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास सारे हो मौजूद, ठीक है। यहाँ से हम cmd खोलेंगे, ठीक है। पाथ ऊपर आ रहा है आपके पास, क्लियर बता रहा हूँ, दोबारा बार बार नहीं बताऊंगा। एक चीज़ यहाँ पे आपके पास, जहाँ पे पाथ आ रहा है आपके पास, वहाँ पे आपने cmd खोलना है। cmd आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे आपके पास कमांड चलेगी npx create react app करके, ठीक है। npx स्पेस आएगा create हाइफन react हाइफन app। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपनी ऐप का नाम लिखना है, जो भी आपकी ऐप है, ठीक है। एनपीएम में ज़्यादा टाइम लगता है। फर्स्ट ऐप करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन, और ये क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप करके आ रहा है आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास आ रहे हैं इंस्टॉलिंग रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, और इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो गई है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपने ये नहीं समझना कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपने वेट करना है। ये टाइम लगेगा पहली मरतबा, इसीलिए हम वीट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वीट में टाइम नहीं लगता, ठीक है। फिलहाल हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्ट में आपके पास पहले प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट में आप करोगे तो आपके पास टाइम लगेगा। क्रिएट रिएक्ट ऐप करके आपके पास ये कमांड है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। नहीं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, आपने जब ये कमांड चलाई है आपके पास npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और फिर आपने चलाया, आपकी ऐप का नाम लिखा है, ठीक है। तो आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा। ये एरर्स आपके पास वार्निंग्स आ रही हैं, कुछ एरर्स आ रहे हैं। आपने फ़िलहाल इन वार्निंग्स और इन एरर्स को इग्नोर करना है, ठीक है। ये क्रिएट रिएक्ट ऐप की हमने कमांड चलाई, ठीक है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आपने ऐप का नाम लिखा, ठीक है। तो ये आपके पास कमांड चलाई है आपने, कुछ इस तरीके से आपको स्टार्ट होगा। 1 3 2 4 आपके पास पैकेजेस आपके पास हो गए, और ये आपके पास कुछ वार्निंग्स और एरर्स आ रहे हैं। दोबारा बता रहा हूँ, आपने इनको इग्नोर करना है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अभी आप कहाँ पे हो, कौन से फोल्डर में मौजूद हो जहाँ पे आपने ये प्रोजेक्ट बनाया था। अब आपने क्या करना है, जो ऐप बन गई है आपने उस फोल्डर के अंदर जाना है। आप एक काम ये कर सकते हो कि आप यहाँ से cd करके टैप करोगे, आपके पास वो ऐप का नाम आ जाएगा, एंटर करोगे, इसके अंदर जा सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप cd करके कर दो, वरना यहाँ पे भी आपके पास लिखा हुआ आता है कि भाई cd करके आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास चला जाएगा। अभी वो आपके पास नहीं आ रहा, ठीक है, वरना वैसे आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने फोल्डर से ओपन करेंगे। ये आपके पास फोल्डर है जहाँ पे आपने बनाया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, इस ऐप के फोल्डर के अंदर जाओगे और यहाँ से आप इसको ओपन करोगे, ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। यहाँ से ओपन करना है, आपने वहाँ से cd नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है आप वहीं से आप डायरेक्ट VS कोड भी खोल दोगे, वहीं से चला भी दोगे, फिर आप बोलोगे कि मसला आ रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ठीक है। तो आपने ऐप के फोल्डर के अंदर आके VS कोड भी यहीं से खोलना है, और आपने ऐप भी यहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो VS कोड खोलने के लिए कोड स्पेस डॉट करोगे आप, तो VS कोड आपके पास खुल जाएगा। फिर आपके पास इस टर्मिनल का कुछ काम नहीं है, आप इस टर्मिनल को यहाँ से क्लोज कर दोगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपके पास यहाँ पे कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको समझेंगे हम। इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी ऐप को स्टार्ट कर देते हैं कि चल भी रही है कि नहीं चल रही। स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे, टर्मिनल ओपन करोगे, कंट्रोल बैक टिक करो, आपके पास टर्मिनल खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ से सीखा? ठीक है, टर्मिनल में आपने क्या करना है, टर्मिनल हम यहाँ पे आपको मिल गया टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा ये आपने देखना है कि आप टर्मिनल के अंदर तो हो, लेकिन टर्मिनल में आप उसी फोल्डर में हो या नहीं हो। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ आना चाहिए।
आप क्या करोगे, एक गलती ये करोगे, आप वही वाला खोल दोगे। मैं बता रहा हूँ, आपके पास फर्स्ट ऐप से ऊपर एक और फोल्डर आ रहा होगा, उसी के अंदर आपका टर्मिनल खुला होगा। अगर तो इनकेस वैसा भी कर देते हो तब भी आपने क्या करना है, सीडी करके जो ऐप आपने बनाई है उस ऐप के अंदर आना है। ठीक है, क्लियर है? ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करेंगे, आधे से ज़्यादा लोग। ठीक है, हाँ जी, तो हाँ जी, दोनों में चल जाएगा। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे npm स्टार्ट करके आप कमांड लिखेंगे तो आपके पास ये ऐप स्टार्ट हो जाएगी, npm स्टार्ट। ठीक है, तो आपके पास ये स्टार्ट हो रही है ऐप। ठीक है, और स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और ये आपके पास ऐप स्टार्ट होगी। ठीक है, हाँ जी, कोड स्पेस डॉट करके आप अपने पहले VS कोड में खोल लो, या आपने अगर कोड में चेंजेस नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट चलानी है तो आप वहीं पे आप डायरेक्ट भी चला सकते हो, कोड स्पेस डॉट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फर्स्ट ऐप तो आप क्रिएट कर रहे हो ना। अब मैंने फर्स्ट ऐप के नाम से क्रिएट करी थी ऐप, इसलिए मैंने फर्स्ट ऐप करके CD करके मैं फोल्डर के अंदर आया हूँ। ठीक है, इसके बारे में दोबारा बताता हूँ मैं। ठीक है, फिलहाल हम क्या करें, हम इसको स्टार्ट किया हमने। ठीक है, तो आपके पास ये ऐप आपके पास स्टार्ट हो गई है। आपके पास एक मैसेज आ रहा है कैन नॉट रिजॉल्व वेब वाइटल। अब वेब वाइटल्स का इसको फोल्डर नहीं मिला। ठीक है, इसलिए आपके पास मैसेज आ रहा है। रिएक्ट में क्या होता है कि रिएक्ट में आपको सामने सामने एरर दिख जाता है यहाँ पे। जबकि वीट आप इस्तेमाल करोगे तो वीट में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा एरर, वो आपको क्या दिखेगा, कंसोल में दिखेगा। वरना आपके पास अगर एरर आ होगा तो वाइट ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगी आपके पास, और कुछ नज़र नहीं आएगा। अभी क्या बता रहा है कि आपके पास फर्स्ट ऐप के अंदर जो SRC का फोल्डर है उसके अंदर कैन नॉट रिजॉल्व वेब वाइटल। अब ये एरर इसी तरीके से आते हैं, आपके पास लिखा होगा कैन नॉट रिजॉल्व, मतलब उसको वो पैकेज ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, कैन नॉट रिजॉल्व का मतलब उसको आपने इस्तेमाल तो किया लेकिन उसको पैकेज नहीं मिला। तो कैन नॉट रिजॉल्व जहाँ पे भी आएगा तो उसको वो पैकेज नहीं मिल रहा है, आपने ये समझ लेना है। और यहाँ पे आके आपने SRC के फोल्डर के अंदर हमारे पास app.test.js के अंदर मसला आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कहाँ पे आपका वेब वाइटल index.js के अंदर हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट वेब वाइटल जहाँ पे कॉल हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से इंपोर्ट भी हटा रहा हूँ। ठीक है, सही है, तो ये एरर आपके पास चला गया। सही है भाई, वो मैंने हटा दिया क्योंकि पैकेज नहीं मिल रहा था, हमने इस्तेमाल किया था, हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ऐप स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बस हमने स्टार्ट की है ऐप और इंस्टॉल की है। अब मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर इसका समझा रहा हूँ कि फोल्डर स्ट्रक्चर है क्या। अब फोल्डर स्ट्रक्चर में आपके पास सबसे पहले आ रहे हैं नोड मॉड्यूल्स। ये नोड मॉड्यूल्स आपके पास वो सारे पैकेजेस हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पैकेजेस सारे, जिनकी वजह से आपकी ऐप पूरी क्रिएट होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपके पास एक आइकन आ रहा है जो आपके पास फ्रंट एंड पे आपको दिख रहा होगा, ये रोटेट भी हो रहा है। इसके अलावा index.html की फ़ाइल है आपके पास। ठीक है, ये index.html की फ़ाइल आपके पास है, आपने इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, आपने इसके अंदर चेंजेस कुछ नहीं करनी, हम ना यहाँ पे कुछ काम करेंगे और ना इसको डिलीट करेंगे। index.html की फ़ाइल आपको जब वीट का प्रोजेक्ट बनाओगे तब भी आपको मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे आपको शायद पब्लिक में ना मिले, लेकिन यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर में आपको index.html की फ़ाइल मिली है। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल HTML फाइल है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रूट करके एक यहाँ पे कंटेनर बना हुआ है और इस कंटेनर के अंदर ID दी हुई रूट। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एक रूट की ID दी हुई हमने। आगे जाऊँगा तो मैं बताऊँगा ये इस्तेमाल कहाँ होगी। ठीक है, लोगो मिला हुआ है, यहाँ पे लोगो है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्ट इस तरीके से आपके पास की कुछ फाइलें हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पब्लिक से निकल के SRC के फोल्डर के अंदर। SRC के फोल्डर के अंदर आपके पास क्या है, एक ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स की फ़ाइल, हमको ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, हाँ, तो अभी फ़िलहाल डिलीट। setup.test की फ़ाइल है, ये भी हमारे फ़िलहाल किसी काम की नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से डिलीट अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। एक जो रिपोर्ट वेब वाइटल्स हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए उसको डिलीट किया मैंने। ठीक है, आप setup.test की भी डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लोगो आ रहे हैं, SVG वाला जो लोगो हमने वहाँ पे पब्लिक के फोल्डर में रखा है उसको यहाँ पे एक्सेस करें। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे index.js की एक फ़ाइल है। index.js की फ़ाइल आपके पास मेन फाइल होती है जहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हो। index.js की फ़ाइल है, इसके बाद index.css की फ़ाइल है। अब जो भी आपके पास CSS लगी हुई है वो आपके पास index.css में लगती है या app.css में लगती है। यहाँ पे दो फाइलें index.js, app.js, index.cs, app.cs। ठीक है, index.css में मेन जो CSS है आपकी वो यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, और इसको यहाँ पे index.js में आपने इसको लिंक किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से app.js जहाँ पे सारा काम हो रहा है आपका।
ठीक है। ये जो आपका एडिट SRC करके आ रहा है यहाँ पे बताया हुआ भी है कि अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप SRC के अंदर app.js के अंदर जाएंगे और वहाँ पे एडिट करके सेव करेंगे और इसको रिलोड कर देंगे, सेव करेंगे ताकि वो रिलोड हो जाए। तो आपने कुछ भी चेंजेस करनी है SRC के फोल्डर के अंदर app.js की फाइल है वहाँ पे जाके करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये app.js की फाइल है, इसके अंदर अगर हम यहाँ पे एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर यहाँ से हटाऊँगा तो यहाँ से आपको हटा हुआ मिल जाना चाहिए, ठीक है। मिल गया, हट गया, ठीक है। रिलोड नहीं किया मैंने इसको, ठीक है। तो app.js के अंदर हम सारा काम कर रहे हैं और app.js को हम यहाँ पे index.js के अंदर कॉल कर रहे हैं। ये मैं आपको बताऊंगा फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है, सब चीज़ें, ठीक है। फिलहाल आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपका SRC का फोल्डर है, जो आप काम करोगे वो सारा आप SRC के फोल्डर के अंदर ही करोगे, ठीक है। आपका लेना देना आप SRC के फोल्डर से, बाकी बाहर किसी से आपका कुछ काम नहीं है। जो काम करना है आपने SRC के फोल्डर के अंदर करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे git ignore की फाइल है, जब आप गिटअप पे पुश कर रहे होगे तो यहाँ पे कुछ नोड मॉड्यूल्स हैं, कुछ फाइलें हैं जो आपको गिटअप पे नहीं जानी चाहिए, तो वो यहाँ पे आ रही है। जिस तरीके से env की फाइल है और इस तरीके से मल्टीपल, ठीक है। इस तरीके से आपके पास packet.log.json की फाइल है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। packet.json की फाइल में आप कौन सी स्क्रिप्ट से स्टार्ट होगा, स्टार्ट के अंदर यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, जो हम npm स्टार्ट चला रहे हैं ना, तो वो इससे चल रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करके स्क्रिप्ट लिखी हुई है यहाँ पे आपका पैकेजेस जो आपके पास हैं वो आ रहे होंगे। जिस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, और अगर करोगे तो और भी आएंगे। जिस तरीके से हमने बैकएंड पे देखा कि एक्सप्रेस किया था तो एक्सप्रेस आ गया था वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से रीडमी फाइल है, जब आप पुश कर रहे होगे इसको गिटअप पे तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे होता है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि npm स्टार्ट चलाओगे तो npm स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा, लोकल होस्ट 3000 पे स्टार्ट होगा। इस तरीके से काफ़ी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है और ये आपकी रिएक्ट की बेसिक एप्लीकेशन है जो हम